अब बच्चों हम बात कर लेते हैं वेक्टर्स के कंपोनेंट्स के बारे में और उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में। तो हमारा जो आर्टिकल है बेसिकली वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। क्या होता है ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, इसको हमने डिस्कस करना है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। बच्चों कंपोनेंट का लफ्ज जो है वो हम आम तौर पर जो नॉर्मल मीनिंग्स हैं उसमें हम कंपोनेंट पार्ट को बोलते हैं, हिस्से को बोलते हैं। तो कंपोनेंट किसी वेक्टर के कंपोनेंट बनाने को हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके पास मौजूद जो वेक्टर है इसको आप उसके कंपोनेंट के अंदर यानी जिनसे ये बना है उसमें बदलें, तो इस प्रोसेस को रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का नाम देंगे। मसलन फर्ज करें कि ये मेरे पास मार्कर है, ये खुद तो नहीं बना होगा, इसका एक कैप अलग से बना होगा, इसकी एक टिप जो है वो अलग से बनी होगी, इसकी निब अलग से बनी होगी, इसका कवर अलग से बना होगा और इसका स्याही फिल करने वाला जो फोम है वो अलग से बना होगा। ये सारे के सारे पार्ट्स इस मार्कर के कंपोनेंट्स। अगर मैं इस मार्कर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना शुरू कर दूं तो इस प्रोसेस को हम नाम देंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या आप वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हैं? वेक्टर को रिजॉल्व करने का नाम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। तो पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। इसको मैं कहता हूं कि इफ वी डिवाइड a vector into its component। अब कंपोनेंट के अंदर ब्रैकेट के अंदर मैं फर्दर लिख लेता हूं रेक्टेंगुलर और नॉन रेक्टेंगुलर, यानी कंपोनेंट दो तरह के होते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। Its components it's said to be resolution of vector। यह है बेटे वेक्टर्स की रेजोल्यूशन। अब वेक्टर की रेजोल्यूशन के बाद जो अगली बात आती है कि जब हम वेक्टर को उसके कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास कंपोनेंट्स हासिल हो जाएंगे। ये कंपोनेंट वेक्टर के कितने हो सकते हैं और फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किसको बोलते हैं? बेटे अगर मैं कहूं कि इस मार्कर के कितने पार्ट्स आप बना सकते हैं इसको काट कर, तो आप मुझे कहेंगे सर इसके तो इनफाइनाइट पार्ट जो है वो बन सकते हैं। कैसे? आप इस मार्कर को तोड़ना शुरू करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, इसके बारीक 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 टुकड़े करते जाएं तो ये तो कभी खत्म ही नहीं होंगे जितने मर्जी कर ले। इसी तरह अगर आप एक वेक्टर को डिवाइड करना शुरू कर दें, तोड़ना शुरू कर दें, तो इसके बहुत सारे पार्ट्स बन सकते हैं। हम इसको इनफाइनाइट कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। तो किसी भी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। तो हम इसमें ये चीज लिखते हैं, अ वेक्टर कैन बी डिवाइडेड
into its infinite parts, कि इसके इन्फिनिटी पार्ट्स में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी इसके इन्फिनिटी कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अब अगली बात पे आ जाइए। अगर आप इस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाना चाहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? ऐसे दो कंपोनेंट्स जो आपस में 90 जाविये पर होंगे, तो ऐसे कंपोनेंट्स को आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। मतलब ये शर्त लगा दी गई कि कंपोनेंट्स के दरमियान में एंगल 90 का होना चाहिए, तो फिर आप उसको कंपोनेंट मानते हैं, अदरवाइज आप उसको कंपोनेंट नहीं मानेंगे। अगर आप अपने वेक्टर को डिवाइड करते हैं और हर कंपोनेंट का दूसरे कंपोनेंट के साथ एंगल 90 का रखते हैं, तो फिर आपके इन्फिनिटी कंपोनेंट नहीं बनेंगे, फिर आपके मिनिमम 2 और मैक्सिमम जो कंपोनेंट हैं बेटे वो 3 बन रहे होंगे। तो उस वक्त आपके कंपोनेंट की तादाद महदूद रह जाएगी, यानी फाइनाइट होगी, फिर इनफाइनाइट नहीं होगी। तो हम इसमें शर्त ये लगा दी कि इफ वेक्टर डिवाइडेड इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट then maximum 3 and minimum 2 components are rectangular, कि ज्यादा से ज्यादा आपके 3 कंपोनेंट्स जो हैं वो परपेंडिकुलर हो सकते हैं और कम से कम 2 कंपोनेंट्स जो हैं वो परपेंडिकुलर हो सकते हैं, यानी आप उनको अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मान लेते हैं। इसको मैं डिवाइड करने का तरीका जो है वो आपको समझाता हूं। अब हम आते हैं इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब हमारी बहस यही है, मैं आपको बताना ये चाहता था कि कंपोनेंट का मीनिंग क्या है, पार्ट्स बनाना। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मीनिंग क्या है वो अब हमें समझ आया। सिंपल कंपोनेंट्स का कहा जाएगा तो वो इन्फिनिटी होंगे, जबकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का कहा जाएगा तो वो मैक्सिमम 3 और मिनिमम जो है वो 2 होंगे। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन बोलते हैं। हम इसमें लिखते हैं, यही डेफिनेशन इसकी है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। इफ 2 components are perpendicular to each other, then it's said to be rectangular components of that vector। अगर आपके 2 कंपोनेंट्स इस तरह से हों कि उनके दरमियान में 90 का जाविया बन रहा हो, तो ऐसे कंपोनेंट को आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर काउंट करते हैं। अब आपने 2 तरह का रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा। एक को आप बोलते थे 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हम यूज करते हैं इन प्लेन, और दूसरा था हमारा 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हम यूज करते हैं स्पेस में। इसी तरह एक वेक्टर को जब आप डिवाइड करते हैं उसके कंपोनेंट्स में, तो प्लेन वाले रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यानी 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में
इसके 2 कंपोनेंट्स बनेंगे, जबकि स्पेस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में यानी 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसके 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनेंगे। तो हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स are 2 in plane and 3 in space। प्लेन में ये 2 होंगे और स्पेस में ये 3 कंपोनेंट्स जो हैं वो हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बन जाएंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स करने का जो मेथड है वो हम डिस्कस करते हैं। ज़्यादातर जो हम बेटे अपने सिलेबस में यूज़ करेंगे वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ही इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए उसकी रेजोल्यूशन को हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करना और उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करना, उसका मेथड जो है वो आज हम सीखेंगे। फिर हम ये भी सीखेंगे कि उन कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं और उनकी डायरेक्शन कैसे निकाली जा सकती, क्योंकि यही 2 पार्ट्स उस वेक्टर के कंपोनेंट्स में भी होंगे। वेक्टर का कंपोनेंट हमेशा वेक्टर ही होता है, तो उसके पास ये 2 चीज़ें होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होनी चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो हम उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के बारे में आज लर्न करेंगे। फिर हम इसके अंदर बेटे डिस्कस करेंगे इसके शॉर्टकट, कि हमें किस तरीके से वेक्टर्स के कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड को शॉर्टकट में प्रिपेयर करना है, यानी निकालना। तो आइए डिस्कस करते हैं कि किस तरह से रिजॉल्व करते हैं। पहले हम 2 डायमेंशनल को ही सॉल्व करते हैं, इसको 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा किस तरीके का होता है, हम एक लाइन वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लगाते हैं, ये दोनों एक दूसरे को 90 ज़ाविये पर कट करते हैं। एक को हम एक्स एक्सिस का नाम देते हैं, जबकि दूसरे को हम वाई एक्सिस का नाम दे रहे होते हैं। एक वेक्टर इसके ओरिजिन ओ से पी पोजीशन तक होता है। ये वो वेक्टर है जो रेड कलर का, जिसकी लेंथ इसकी मैग्नीट्यूड और एंगल थीटा जो है एंटी क्लॉकवाइज, ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बेटे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यही टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि लेंथ ऑफ द वेक्टर की मैग्नीट्यूड को बताएगी जो ओ से पी तक है, जबकि डायरेक्शन को 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करने के लिए हम एंगल थीटा का इस्तेमाल करते हैं, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम 3 एंगल डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, अल्फा, बीटा और गैमा। जबकि अब चूंकि हम 2 डायमेंशनल की बात ही कर रहे हैं और हमारी ज्यादातर डिस्कशन 2 डायमेंशनल पे रहेगी, इसलिए हम एंगल थीटा को डायरेक्शन के लिए बताते हैं। अगर आपको ये 2 चीजें मिल जाती हैं, यानी ओ से पी तक की लेंथ और एंगल थीटा, ये दोनों नोन है, और मैंने इसको रेड कलर से इसलिए बनाया ताकि आप अच्छे तरीके से अपने जहन में बिठा सकें कि इन चीज़ों का हमें पता है। हमें एंगल थीटा का भी पता है, हमें वेक्टर की लेंथ ओ से पी तक उसकी मैग्नीट्यूड ए का भी पता है। जबकि हमने निकालना क्या है, हम निकालना चाहते हैं वेक्टर ए के कंपोनेंट्स को, वो भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को। ये हमारी आज की फाइंडिंग है। तो हम इसमें कहते हैं, पहले तो हम इस वेक्टर के बारे में लिखते हैं, ओ पी रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ
लेंथ इसको मैग्नीट्यूड का नाम देते हैं ऑफ वेक्टर ए एंड थीटा represented the direction of vector A। बेटे इसको इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करने का मेथड सुनिए, वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस वेक्टर की टेल से एक लाइन एक्स एक्सिस की सिमत में खींच दें। तो मैं टेल से एक लाइन, ये आपको ग्रीन कलर से नजर आ रही होगी, एक्स एक्सिस की सिमत में खींच दी। फिर इसके हेड से लाइन इस तरह से ड्रॉ करें कि एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर आ जाए, वो भी ड्रॉ कर दी। ये 2 पॉइंट्स मैंने बताए। टेल से लाइन खींचनी है अलोंग एक्स एक्सिस और हेड से लाइन ड्रॉ करनी है ऑन एक्स एक्सिस दैट इज परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट दिस वन। जो टेल से लाइन खींची थी उसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस की सिमत में बना देनी। जो हेड से लाइन खींची है इसकी डायरेक्शन वाई एक्सिस के अलोंग बना देनी। तो ये 2 जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहे हैं, ये ऐसे नहीं लग रहा जैसे आपने O से M तक एक वेक्टर है, उसमें M से P तक वेक्टर को ऐड किया बाय हेड टू टेल रूल और आपको रिजल्टेंट में O से P तक का वेक्टर मिल गया। ये मुझे डायग्राम से दिख रहा है कि O से P तक, O से M और M से P को ऐड करने से हासिल होता। पहले मैंने बताया कि रिजॉल्व कैसे करना। आपने एक लाइन टेल से खींचनी, जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगी उसकी डायरेक्शन उसी सिमत में बना देनी। एक लाइन हेड से खींचनी है जो वाई एक्सिस की सिमत में होगी, उसकी डायरेक्शन वाई एक्सिस में बना देनी। अब जब डायग्राम आपकी बन जाएगी फिर आपको उसमें देखिएगा तो आपको ऐसे लगेगा जैसे इस वेक्टर में हम ये वाला वेक्टर ऐड कर रहे हैं और हमें रिजल्टेंट O से P तक का मिल रहा है। अब हम कहेंगे कि आपने अपने वेक्टर्स को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिए। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जिनको जमा करके वेक्टर बने। तो आप ये समझ लें आपके 2 ग्रीन वेक्टर्स को जमा करके ये रेड वाला वेक्टर A बन रहा है। तो फिर 2 ग्रीन वाले वेक्टर्स क्या कहलाते हैं? इसके कंपोनेंट्स। एक ग्रीन वाला वेक्टर किस एक्सिस के अलोंग है? एक ग्रीन वाला वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है और दूसरा किस सिमत में है? वो वाई एक्सिस के सिमत में है। आप उस वाई एक्सिस सिमत में जो वेक्टर है उसको आप, चूंकि आपको इक्वल वेक्टर का कॉन्सेप्ट पता है, आप इस वेक्टर को उठाकर यहां पे भी बना सकते हैं। तो ये उतनी ही लेंथ का उसी सिमत में ये वाई एक्सिस के ऊपर बन गया। तो एक एक्स एक्सिस, इसको मैं एन का नाम देता हूं। ओ से एम एक्स एक्सिस का वेक्टर है, उसको मैं ए एक्स का नाम दे देता हूं। और ओ से एन ये वाई एक्सिस का वेक्टर है, ठीक है। और यही चीज इधर है, चुके तो आप इक्वल वेक्टर का कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए। 2 वेक्टर बराबर लेंथ के हैं, सेम सिमत में हैं, तो उनको इक्वल वेक्टर्स कह सकते हैं। तो मैं इसका नाम भी ए वाई रख सकता हूं, ठीक है। अब मैं अपने ए वेक्टर को देखूं जो कि ओ से पी तक है। ए वेक्टर मुझे ऐसे नजर आएगा बेटे, जैसे ए वेक्टर ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर्स को ऐड करके मिलाओ। तो फिर ए एक्स एंड ए वाई आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में 90 ज़ाविये पर है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं और डायरेक्शन निकालना चाहते हैं। तो डायरेक्शन तो बहुत इजी है, आप यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। तो ए एक्स वेक्टर को मैं इस तरह लिख सकता हूं, ए एक्स की मैग्नीट्यूड और ए एक्स का यूनिट वेक्टर, जो कि आप किसी भी वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड इनटू इट्स यूनिट वेक्टर। तो ए एक्स की मैग्नीट्यूड ए एक्स आ गई। ए एक्स की जो डायरेक्शन है ये तो अलोंग एक्स एक्सिस है
और अलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कौन सा यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं? आई यूनिट वेक्टर। इसी तरह ए वाई को आप लिख सकते हैं ए वाई मैग्नीट्यूड इंटू जे यूनिट वेक्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालनी होती है, तो डायरेक्शन तो वेरी सिंपली निकल आई अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। अब बात रह जाती है मैग्नीट्यूड की, और मैग्नीट्यूड को आप लेंथ ऑफ द वेक्टर कहें तो यह गलत बात नहीं होगी। इसका मतलब है कि हमने ए एक्स वेक्टर की लेंथ फाइंड करनी है यानी ओ से पी तक, और ए वाई की फाइंड करनी है एम से पी तक। ये दो लेंथ मैंने फाइंड करनी, और मुझे पता किस चीज का है? मुझे पता है इन दो रेड चीजों का, यानी एंगल थीटा का मुझे पता है, और मुझे पता है ए वेक्टर की लेंथ का जो कि ओ से पी तक है। अब ये समझ लें कि इस ट्राइएंगल ओ एम पी के अंदर आपको दो चीजों का पता है, ओ से पी तक की लेंथ और एंगल थीटा, और आपने दो चीजें फाइंड करनी है, ओ से एम तक की लेंथ और एम से पी तक की लेंथ। अब आप अपनी ज्योमेट्री के रूल्स अपने जहन में दौड़ा लें, बहुत सिंपल है। हम इसको लिख सकते हैं कि जो थीटा के सामने वाली साइड है ये तो परपेंडिकुलर होती है, और थीटा जो 90 ज़ाविये के सामने वाली साइड है इसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, और जो बाकी बचने वाली साइड है ये तो बेस है। तो बेटे हमने एक्चुअली में परपेंडिकुलर और बेस की लेंथ को फाइंड करना, और हमारे पास हाइपोटेन्यूस की लेंथ जो है ये मौजूद है। तो आइए हम इसमें ज्योमेट्री के रूल्स लगाते हैं कि हमने पहले परपेंडिकुलर को फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूस एंगल थीटा। मैं राइट ट्राइएंगल के लिए 4 फार्मूले जो हैं वो आपके सामने लिख देता हूं, ठीक है। हर फार्मूले के अंदर 3 चीजें होंगी। वैसे फॉर हम कहते हैं कि फॉर राइट एंगल ट्राइएंगल, राइट एंगल ट्राइएंगल के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, और एक पैथागोरस थ्योरम होता है, पैथागोरियन थ्योरम। इसको आपने पढ़ा है, ये चौथा फार्मूला इसका होता है जो कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये 4 फार्मूले टोटल हमारे राइट ट्राइएंगल को सॉल्व करने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं। अब इसको याद रखने का बहुत आसान कुलिया है। वैसे साइन थीटा आपने याद रखना है। आप कहेंगे पाकिस्तान हमारा, बांग्लादेश हमारा, पाकिस्तान बांग्लादेश हमारा, इससे ये याद हो गए। यानी P ओवर H परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, B ओवर H बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, और P ओवर B यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इस तरीके से ये फार्मूला होंगे, पाकिस्तान हमारा, बांग्लादेश हमारा, पाकिस्तान बांग्लादेश हमारा, इससे ये याद हो जाएगा। ये शॉर्टकट है इसका। अब हर फार्मूले में देखो 3 चीजें, साइन रेशो का नेम होता है, ये कोई गिवन चीज नहीं होती, इसको रेशो का नेम माना जाता है। इसमें थीटा है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, 3 चीजें हो गई, थीटा बेस हाइपोटेन्यूस 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 चीजें। हर फार्मूले में 3 चीजें, और हमने वो फार्मूला चूज करना होता है जिसमें 2 चीजों का आपको पता हो और एक चीज आपने फाइंड करनी हो। जरा आइए हम परपेंडिकुलर को फाइंड करना चाहते हैं, तो हमें जिन 2 चीजों का पता होना चाहिए वो तो है रेड, ये वाली 2 चीजें, यानी हाइपोटेन्यूस का पता है और थीटा का पता है। परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना, तो हम ऐसी रेशो तलाश करेंगे जिसमें ये 2 चीजें नोन भी आए और एक अननोन आ जाए। ठीक है, तो जरा देखिए, तो पहला फार्मूला बनता है, थीटा का हमें पता है, हाइपोटेन्यूस का पता है, ये 2 चीजों का पता हो गया। ये तीसरी चीज हमने फाइंड करनी है। तो बेटे हम इसके लिए रेशो लगाते हैं साइन थीटा
दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर लेंथ कहां से कहां तक, एम से पी तक, एम पी ओवर हाइपोटेनियस ओ से पी तक। तो अगर हम एम पी की वैल्यू लिखें तो यह है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई कंपोनेंट, ओ पी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो बेटे यहां से ए वाई किसके बराबर आ जाएगा, ए साइन थीटा के बराबर। यह हमारे पास वैल्यू जो है वो सॉल्व हो गई। इस तरीके से हम ए साइन थीटा की वैल्यू को निकाल लेंगे। अब आ जाए अपने बेस फाइंड करना है। तो ऐसा फार्मूला तलाश कीजिए जिसमें ये दो रेड वाली चीजें आ रही हो यानी नॉन चीजें, और तीसरी अननोन चीज ये ग्रीन वाली आ रही है यानी बेस आ रही हो। तो हाइपोटेनियस, थीटा और बेस वाला फार्मूला यूज करना। हाइपोटेनियस, थीटा और बेस, तो ये तो कॉस थीटा बन रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि हम कॉस थीटा को यूज करेंगे। हम कहते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस, सॉरी बेस ओवर हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बेटे ओ से एम तक है, हाइपोटेनियस ओ से पी तक, कॉस थीटा ओ से एम तक तो ए एक्स की मैग्नीट्यूड है, और ओ से पी ए एक्स विल बी इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो ये हमारे पास एक रिलेशन इसका ड्राइव हो गया। अब हमने मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस भी फाइंड कर ली, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस भी फाइंड कर ली, और इनकी डायरेक्शन का भी पता चल गया। नाउ वी हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये था जी हमारा आज का आर्टिकल।